हेलो। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी को लेकर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, जो लगातार हम एनालिसिस करने की शुरुआत कर दिए हैं। ये शुरू तो हुआ है लेकिन इसका अंत भी होगा, और इस तरीके से करेंगे कि सब कुछ जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 2002 से 2021 तक चैप्टर वाइज आए हैं, उन सभी का हम डिटेल एनालिसिस करते रहेंगे। ठीक है। और इसके पहले मैंने 2 चैप्टर मैंने स्टार्ट भी कर दिया था, वो भी मैंने कंप्लीट भी कर दिया है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के साथ साथ बहुत ही जल्द चैप्टर वाइज नोट्स भी आपको मिलता रहेगा। मतलब क्लास भी मिलेगी और साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए, ये कॉन्फिडेंस रहे कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही रहा है, साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, 2002 से 2021 तक के जो भी अभी तक प्रश्न आए हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। किसी बच्चे को यदि कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि इस सेशन ही सिर्फ आपके लिए ही है और यहाँ पे जो भी चीज़ कराई जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगी। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द वायरस विच पैरासिटाइजिंग द मेंबर्स ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी नोन एज, किस नाम से जानते हैं? 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लैम्डा फेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज और कोलियोफेज। 4 विकल्प हैं। इन 4 विकल्प में आपको ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि वह कौन सा मेंबर है जब वायरस के साथ ब्लू ग्रीन एल्गी अटैच हो जाता है। इसे शॉर्टकट में BGA भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसे और किस नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, और किस नाम से जानते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस ब्लू ग्रीन एल्गी पर जब वायरस का अटैक हो जाता है तब क्या शब्द नया बन जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टर्म आपका निकल के आएगा उसे साइनोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोफेज कहते हैं, क्योंकि साइनो का मतलब भी होता है एल्गी। क्या होता है? एल्गी से रिलेटेड जो टर्म है उसे साइनो कहते हैं। और फेज की अगर हम बात करें तो फेज का मतलब क्या होता है? जिसे हम वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस। तो ये जो 2 टर्म मिलकर बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं? साइनोफेज कहते हैं। तो ऑप्शन की तरफ अगर देखा जाए तो जो बी वाला ऑप्शन है ये तो सही हो जाएगा। दूसरा, इसी के तरफ पर और भी टर्म है, उसको भी देख लेते हैं। एक टर्म है आपका बैक्टीरियोफेज। क्या है? एक टर्म है आपका बैक्टीरियोफेज है। इस बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है? ठीक उसी तरीके से फेज का मतलब होता है जो वायरस इन्फेक्ट कर रहा हो किसी दूसरी स्पेसीज को। तो यहाँ पे आप बैक्टीरिया को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? बैक्टीरिया का ध्यान रखना है। और ऐसे फेज को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे 2 विकल्प हैं। बाकी अगर लैम्डा फेज की बात करें, कोलीफेज की बात करें, तो ये इसी बैक्टीरियोफेज के टाइप हैं। ठीक है। तो यहाँ से कोई और क्वेश्चन नहीं है। लेकिन विकल्प के तौर पे देखा जाए तो विकल्प के तौर पे बी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन सही नहीं है और न तो आपका ये है। तो विकल्प के तौर पे ब्लू ग्रीन एल्गी से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। वायरॉइड्स क्या होते हैं? इन्फेक्शन प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्टेड न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्शन न्यूक्लिक एसिड होता है, ऑल ऑफ द अबव। इन चार विकल्प में आपको बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्फेक्शन प्रोटीन की अगर हम बात करें, इन्फेक्शन प्रोटीन किसे कहते हैं आपको भी पता है कि इन्फेक्शन प्रोटीन पूरे के पूरे वायरस में सिर्फ एक ही है। वो कौन है? प्रियॉन है। कौन है? प्रियॉन है। ध्यान रखिएगा, प्रियॉन को ही क्या कहते हैं? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल कहा जाता है, जिसमें आपने सुना होगा कि इससे दो डिसीज़ भी होती हैं। सीप में स्क्रैपी डिसीज़ और कुरू डिसीज़ पाया जाता है। कुरू डिसीज़ होता है जब कोई लॉफिंग से मर जाता है, तब उसे हम इन्फेक्शन प्रोटीन कहा जाता है। ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसकी जो डिस्कवरी किया गया था, यहाँ से जो और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस के बारे में भी हम आपको बता देंगे जिसे एसबी प्रुजनर ने किया था। एसबी प्रुजनर ने प्रियॉन्स के बारे में डिस्कवरी किया था, तो ये भी एक आंसर लेते चलिएगा, ठीक है। एक आंसर आपको ये भी लेकर चलना है। और इन्फेक्शन न्यूक्लियो प्रोटीन की बात करें तो जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों हो। ध्यान रखिएगा, जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों जब मिलेगा तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? ऐसे कैरेक्टर को न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। ये टर्म ही बता रहा है, न्यूक्लियो और प्रोटीन दो चीज़ों से मिलकर ये बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लिक एसिड में दो चीज़ें होती हैं, या तो डीएनए हो सकता है, या तो डीएनए हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा और इन दोनों को जीनोम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? जीनोम भी कहा जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्शन करता है। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड जब इन्फेक्शन करता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है? वायराइड्स को याद रखना है। क्या याद रखना है? वायराइड्स को रखना है कि न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डीएनए और आरएनए होता है। क्या होता है? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है वायरॉइड्स के लिए। यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? वायरॉइड्स के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ऑल ऑफ द अबव। क्या सभी सही हो सकते हैं? नहीं, सभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यह जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंडेंट है। तो विकल्प के तौर पे सी वाला जो ऑप्शन है यह पूरी तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम आर एब्सेंट इन। एंजाइम किसमें अनुपस्थित होते हैं? बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप भी जानते हैं कि एंजाइम प्रेजेंट कहाँ पे होता है? जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, एंजाइम वहीं पे प्रेजेंट होगा। लेकिन वायरस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वायरस में ऐसा कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता ही नहीं, मतलब लिविंग कैरेक्टर कोई इसमें पाया ही नहीं जाता है। इस वजह से एंजाइम तो एब्सेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? वायरस पे होगा, ठीक है। क्यों? थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस में वायरस पूरी तरीके से प्रेजेंट होता है। स्लाइम मोल्ड कैप्सूल, स्लाइम मोल्ड कहाँ पे मिलता है? आपके बैक्टीरिया का जो सबसे बाहरी आउटर लेयर होता है वहाँ पे आपको कैप्सूल देखने को मिलता है। ये आपको बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ये आपको देखने को कहाँ मिलता है? बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में
प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ भी एंजाइम प्रेजेंट्स होते हैं, लेकिन आपका प्रश्न जो पूछा जा रहा है एंजाइम किस में अनुपस्थित होगा, तो एंजाइम आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ एब्सेंट होगा, वायरस में एब्सेंट होता है। कहाँ एब्सेंट होता है, वायरस में एब्सेंट होगा। यह क्वेश्चन हल्का है, बहुत ही हल्का है, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में जब जब प्रेशर बनता है, जब कन्फ्यूजन होता है और उस कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं एक छोटी सी गलती आपको पीछे कर देती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में देखने को मिलता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज फाउंड इन, चार ऑप्शन है, रियो वायरस है, ई कोलाई है, 5x174 वायरस है और लेम्डा फेजेस हैं। लेम्डा फेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए आपका कहाँ देखने को मिलता है। यह सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है, 5x, दो जगह से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दो क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं, दो क्वेश्चन आपके कौन कौन से बनते हैं, ध्यान रखिएगा। दो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं, एक होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। जब भी डीएनए पूछा जाए यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, एक 5x174, एक 5x174 याद रखना है। दूसरा एक और याद रखना है, S/13 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये दोनों में ही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी रियो वायरस की अगर हम बात करें, रियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड, ध्यान रखिएगा यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। जबकि ई कोलाई की अगर हम बात करें यहाँ पे भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है, डीएनए देखने को मिलता है। जबकि लैम्डा की अगर हम बात करें, लैम्डा फेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है। तो विकल्प के तौर पे अगर देखा जाए तो विकल्प के तौर पे आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्रॉस सी वाला जो ऑप्शन है यही पूरी तरीके से सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो सी वाला ऑप्शन है 5x174 ये पूरी तरीके से इस प्रश्न का एकदम सही और एग्जैक्ट जवाब है। तो कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किस में मिलता है तो दो चीज़ें याद रखनी है, ए 5x174 और S/13 बैक्टीरियोफेज, इन दोनों में देखने को मिलता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखनी है। ठीक है, बाकी रियो वायरस में पूछा जाए तो आपको डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सही करके आना है। और ये क्वेश्चन तब रखे जाते हैं जब आप कंफ्यूज कराने के लिए रखा जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक दे दे रहा हूँ कि जब भी सिंगल स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो मान के चलिएगा कि मान लीजिए ये गोला है और इस गोले में एक लाइन अगर खींचते हैं तो ये डी बन जा रहा है। ठीक है, डी बन जा रहा है और इस डी को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक दिमाग में रखना है कि फाई का मतलब भी जब कट जाए बीच से तो एक और फिर डी का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान रखिए कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एक जुगाड़ होता है जिसका जुगाड़ का प्रयोग हम लोग अपने देश में बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए प्लाज्मिड विच बिकम इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। क्या कहते हैं ऐसे कैरेक्टर को, चार विकल्प हैं, इन चार विकल्प में आपको बताना है मीसोसोम है, एपीसोम है, सेंट्रोसोम है, पॉलीसोम है। सबसे पहले इनको ऑपरेट करते हैं, जब ऑपरेट करेंगे तो आपको मीसोसोम की अगर हम बात करें तो मीसोसोम कहाँ देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया में किस वाले पोर्शन पे, जो इनका मेम्ब्रेन होता है जब ये फोल्ड हो जाता है, जब ये इनफोल्डिंग फॉर्मेट में रहेगा, जब ये इनफोल्ड कर जाता है, घूम जाता है अंदर की तरफ, कुछ अंदर की तरफ घूम जाता है, तो इसी कैरेक्टर को मीसोसोम कहते हैं।
यह बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर पाया जाता है। और इसका जो मेन वर्क है वो वर्क क्या है, रिस्पायरेशन, श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट कराता है, किसमें, बैक्टीरिया में। दूसरा, इपिसोम किसे कहते हैं, एपीसोम किसे कहते हैं, एपीसोम क्या होते हैं, ध्यान रखिएगा। एपीसोम से भी कभी कभी पूछा जाता है, जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एपीसोम क्या है। एपीसोम इसी को कहते हैं, ए प्लाज्मिड विच इंटीग्रेट इन द होस्ट क्रोमोसोम। जब ये किसी होस्ट क्रोमोसोम के साथ जब ये अटैच करता है क्रोमोसोम, होस्ट क्रोमोसोम, होस्ट क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, जब ये होस्ट क्रोमोसोम होता है तो होस्ट क्रोमोसोम किसके लिए होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी होस्ट क्रोमोसोम क्या करता है, यह रिप्लिकेट करता है, क्या करता है, जब यह रिप्लिकेट करता है, जब यह रिप्लिकेट करता है तो इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, एपिसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगला पोर्शन है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम जो है एनिमल सेल में, ध्यान रखिएगा, एनिमल के सेल में स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है। ये आप सेल में पढ़े थे, ठीक है। सेंट्रोसोम और पॉलीसोम क्या होते हैं, जब पॉलीसोम होता है क्या है, जब mRNA से, ध्यान रखिएगा, जब mRNA से ढेर सारे राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, क्या, ढेर सारे राइबोसोम इनसे जुड़ जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहा जाता है। तो क्वेश्चन के दृष्टिकोण से जो इसका आंसर होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एपिसोम ही सही करना है, क्योंकि विकल्प के तौर पे यही इसका करेक्ट आंसर भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, चार ऑप्शंस हैं, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, डायोटम है, साइनोबैक्टीरिया है। जब भी फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरीके से फ्री हो, जिसमें कोई बाउंडेशन ना हो, जो स्वतंत्र हो, जो अपनी इच्छा से कहीं आ सके और जा सके, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज और ध्यान रखिएगा, वायरस के अगर ये माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें, माइकोप्लाज्मा कहते हैं, और इसकी कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से जानते हैं, जिसे मोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोलिक्यूल्स भी कहा जाता है। और माइकोप्लाज्म का जो टर्म यूज किया था, पॉस्चर ने यूज किया था, पॉस्चर ने यूज किया था। और दो साइंटिस्ट थे, एक थे नोवाक। नोवाक का बहुत बड़ा रोल था, खासकर माइकोप्लाज्मा की खोज में। नोवाक ने क्या किया था, नोवाक नोवाक ने माइकोप्लाज्मा टर्म दिया था। डिस्कवरी जो है पॉस्चर ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और नोवाक और राउक्स ने इनके बारे में, इनके टर्म जो है, जो माइकोप्लाज्मा का जो टर्म दिया गया था, नोकार्ड और राउक्स ने दिया था। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक और साइंटिस्ट थे इनसे रिलेटेड हैं, उनका नाम क्या था,
नुआक और रॉक्स को याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा के बारे में जो टर्म का यूज किया गया था, इन्होंने ही यूज किया था। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है भाई। बाकी साइनोबैक्टीरिया के बारे में, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, जिसे हम ब्लू ग्रीन एलगी भी कहते हैं, जिसे BGA भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पे देखा जाए तो विकल्प के तौर पे बी वाला जो ऑप्शन है यह पूरी तरीके से सही पाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि PPLO किसे कहते हैं? PPLO इज एन, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, यह एक प्रोकैरियोटिक सेल है, या यह नर्व सेल्स है, या ये प्लांट सेल है? ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक सेल तो है ही नहीं, क्योंकि PPLO क्या है? एक तरीके का प्रोकैरियोटिक सेल है। कैसे सेल हैं ये? एक तरीके के प्रोकैरियोटिक सेल है। यह एक तरीके का प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है ही नहीं। ठीक है, तो विकल्प के तौर पे बी तो सही हो जाएगा। नर्व सेल से इनका कुछ लेना देना ही नहीं है, और प्लांट सेल से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो विकल्प के तौर पर ये PPLO जो है क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक हैं। क्योंकि एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस PPLO को माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। इसी का अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था, इसे फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम से भी इसे जानते हैं। तो यहाँ भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये क्या है? एक तरीके का प्रोकैरियोटिक है, और PPLO से आपको परेशान नहीं होना है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर टर्म आज। जब कोई बैक्टीरिया किसी बैक्टीरियल सेल को लाइज करता है और उसके बाद इन्फेक्शन करता है, तो इस तरीके के कैरेक्टर को क्या कहते हैं? वायरुलेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? वायरुलेंट फेज कहा जाता है। इस कंडीशन को वायरुलेंट फेज कहा जाता है, वायरुलेंट फेज कहा जाता है। ठीक है, और एक और टर्म है, ध्यान रखिएगा, वायरुलेंट को हम और भी जो इसके टर्म हैं, और भी टर्म है। जैसे कि मान लीजिए कि जब कोई बैक्टीरिया किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है, तो वहाँ पे नॉन वायरुलेंट ये इन्फेक्शन नहीं करता है। लेकिन वायरुलेंट स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है जब किसी बैक्टीरियल सेल को पूरी तरीके से क्या करता है? इन्फेक्ट कर देता है। तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? वायरुलेंट फेज कहा जाता है। सिस्टमैटिक का इन सब से लेना देना नहीं है, इम्यून सिस्टम और टेम्परेट का लेना देना नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरियल सेल लाइसिस करने के बाद किसको इन्फेक्ट करता है, तो वह एक उग्र होता है। उग्र, वायरुलेंट का मतलब क्या होता है? उग्र नेचर का हो, वायरल तरीके का हो, जो अपना इन्फेक्शन किसी सेल को ट्रांसफ़र कर सके। ये क्वेश्चन पीजीटी बॉटनी 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन है बैक्टीरियोफेज, क्या ये प्रोटीन है? क्या ये न्यूक्लियो प्रोटीन है? क्या ये DNA वनली है? क्या ये प्रोटीन और लिपिड इसमें दोनों पाया जाता है? तो बैक्टीरियोफेज का सबसे जो स्पेशल कैरेक्टर है, कि मैंने आपको पहले ही बता दूं कि बैक्टीरियोफेज में दो चीज़ें तो मिलती ही हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो इनकी बॉडी के जो कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड जो है प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन। और कैप्सिड के जो यूनिट हैं, इसे कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं?
कैप्सोमियर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी कैप्सिड के अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। यहाँ पे या तो डीएनए या तो आरएनए आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें मिलेंगी, दोनों कभी एक साथ नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लिक एसिड के साथ, इसका मतलब ये हो कि न्यूक्लिक एसिड के साथ जब प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होगा, जब दोनों प्रेजेंट होगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसी वजह से इसे न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। तो विकल्प के तौर पे देखा जाए तो विकल्प के तौर पे बी वाला जो ऑप्शन है ये तो सही होगा। लेकिन जब प्रोटीन वनली पूछा जाए तो यहाँ पे आपको प्रियॉन से भी आप कर सकते हैं। जब डीएनए पूछा जाए तो वायरियन भी कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोटीन और लिपिड तो वायरस से लेना देना ही नहीं है, तो ये पूरी तरीके से ये ऑप्शन भी गलत है। तो विकल्प के तौर पे आपका जो ऑप्शन है न्यूक्लियो प्रोटीन ही होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of these normally has only one type of nucleic acid, either DNA or RNA? तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। वायरस में ही ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए मिलता है, बाकी इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज T4 बैक्टीरियोफेज कैन ग्रो। यह जब T4 बैक्टीरियोफेज की अगर हम बात करें तो T4 बैक्टीरियोफेज को आप सिर्फ और सिर्फ कहाँ ग्रोथ करा सकते हैं? आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट मीडियम में, यहीं पे सिर्फ और सिर्फ इनको क्या किया जा सकता है? ग्रो कराया जा सकता है। तो बी वाला जो विकल्प है ये तो पूरी तरीके से सही है। क्या दोनों सही हैं? क्वेश्चन ये कह रहा है क्या दोनों सही है? नहीं, यह दोनों ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप ई कोलाई बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं तो इसे सिर्फ और सिर्फ आप तब ग्रोथ करा सकते हैं जब जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, किसके द्वारा? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही इसे आप ग्रोथ करा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ए वाला ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है तो आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट के द्वारा T4 बैक्टीरियोफेज को पूरी तरीके से ग्रोथ कराया जा सकता है, ठीक है। तो विकल्प क्या होगा? बी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बाकी बोथ ऑफ दिस ये गलत है, नन ऑफ दिस ये गलत होगा, क्योंकि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? T4 प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जोन। ध्यान रखिएगा, जब रिमूविंग ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन की अगर बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक डीएनए याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ टी-डीएनए। ध्यान रखिएगा, टी-डीएनए ही सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को हटा सकता है। T4 बैक्टीरिया के T4 प्लाज्मिड में सिर्फ और सिर्फ टी-डीएनए ही इनको रिमूव कर सकता है। तो विकल्प के तौर पे आपका जो ऑप्शन है डी वाला सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बाकी आर और फिर बी डीएनए, इन तीनों से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट ऑप्शन है, जो आपका लास्ट ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ यही सही होगा। ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन के लिए सिर्फ और सिर्फ टी-डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है नेक्ड वायरस की बात करें। नेक्ड वायरस कौन से होते हैं? नेक्ड वायरस कौन होता है? इस प्रश्न का जवाब अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। नेक्ड वायरस जो वायरॉइड्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वायरॉइड्स को। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो विकल्प बी यहाँ पे सही होगा। लेकिन अब प्रियॉन्स होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से ये रिलेटेड हैं। बाकी वायरोसाइड्स और ये कोई टर्म ही नहीं है वायरस के चैप्टर में। और फेज वायरस की बात करें तो ये आपके सिलेबस से बाहर है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वायरल रेप्लिकेशन विथ इन द सेल इज इनहिबिटेड बाय। वह कौन है जो वायरल सेल को इनहिबिट करता है ग्रोथ करने से? तो सिर्फ और सिर्फ आपका कौन है? इंटरफेरॉन है। कौन है? इंटरफेरॉन ही है जो क्या करता है? इनहिबिट कर देता है, किसी भी सेल को रिप्लिकेट करने से रोक देता है। जैसे आपकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो धीरे धीरे वो क्या होता है? ऑटोमेटिकली अपने आप से सही हो जाता है। तो वो कौन है? इंटरफेरॉन ही है। ठीक है, तो इंटरफेरॉन अल्फा, ध्यान रखिएगा, इंटरफेरॉन अल्फा ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विकल्प के तौर पे सी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टर्म वायरस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टर्म वायरस कौन इंट्रोड्यूस कराया था? टर्म वायरस जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था बीजरिंग के द्वारा। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था? बीजरिंग के द्वारा। ये प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। बीजरिंग ने सबसे पहले वायरस टर्म का शब्द प्रयोग किया था, क्योंकि वायरस का जो मतलब है, वायरस की जो ओपनिंग हुई थी, यह एक तरीके का लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है वीनम, और इस वीनम का मतलब होता है पॉइजन। क्या होता है? पॉइजन, जो इन्फेक्शन करे, जो नुकसान पहुंचाए। वायरस से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी को, या ह्यूमन सेल हो या प्लांट सेल हो या जितने भी स्पीशीज हैं, अगर ये सिर्फ और सिर्फ डिसीज़ क्रिएट करता है, इसका हमारे अगर बॉडी लैंग्वेज की बात करें, या ह्यूमन की बात करें, या प्लांट की बात करें, तो कोई इनसे बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो विकल्प के तौर पर वायरस का जो टर्म यूज किया गया था, बीजरिंग ने किया था। और इन्होंने एक चीज़ और कहा था 1858 में कि कंटेजियस वीवम फ्लूइडम, और इन्होंने और क्या कहा था? कंटेजियस वीवम फ्लूइडम भी इन्होंने कहा था वायरस के बारे में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी डी हिरीली ने क्या किया था? डी हिरीली ने बैक्टीरियोफेज के बारे में अवगत कराया था। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं, इसके बारे में इन्होंने अवगत कराया। पॉस्चर ने, अभी आपने देखा कि माइकोप्लाज्मा के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था। माइकोप्लाज्मा के बारे में पॉस्चर ने बताया था। और प्लॉट्स का बायोलॉजी से लेना देना नहीं है, ये सिलेबस में आपके नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैप्सिड ऑफ वायरस की बात करें। कैप्सिड ऑफ वायरस किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पे कोई सेल्यूलोज नहीं, कोई म्यूकोप्रोटीन नहीं, और कोई स्टार्च नहीं। तो प्रोटीन जो वायरस का जो कैप्सिड है, प्रोटीन का ही बना होता है। वायरस का जो कैप्सिड वाला जो पोर्शन है, कैप्सिड वाला पोर्शन है, सिर्फ और सिर्फ ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। और इस प्रोटीन को क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द वायरस विच पैरासिटाइजिंग द मेम्ब्रेन ऑफ ब्लू ग्रीनी एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो कवर करता है, साइनोफेज कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, रिवीजन ही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोकैरियोटिक और नॉर यूकैरियोटिक। इसमें कौन सा कैरेक्टर है जो कि न तो प्रोकैरियोटिक है न तो यूकैरियोटिक है? आइए देखते हैं। ये ई कोलाई की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? एक प्रोकैरियोट्स हैं। ये क्या है? एक प्रोकैरियोट्स हैं। ईस्ट क्या है? एक यूकैरियोटिक है, एक यूकैरियोट्स हैं, ये यूकैरियोट्स हैं। टीएमवी की अगर हम बात करें तो न तो ये प्रोकैरियोटिक हैं और न ही ये यूकैरियोटिक हैं। ऑसिलेटोरिया की बात करें तो ये एक यूकैरियोट्स हैं। क्या है? यूकैरियोट्स हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि टीएमवी ही एक ऐसा कैरेक्टर है
है जो न कि प्रोकैरियोटिक है न तो यूकैरियोटिक है। तो विकल्प के तौर पे आपका जो विकल्प के तौर पर टोबैको मोज़ेक वायरस बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एड्स आर एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम किसकी वजह से होता है। चार विकल्प हैं, बैक्टीरियम है, फंगल स्पोर है, पोलन ग्रेन है, वायरस HTLV थर्ड, LAV और ARV। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या कह सकता है, पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो आपको एड्स, ध्यान रखिएगा, एड्स किससे रिलेटेड है, HIV से रिलेटेड है। HIV और HIV के अंतर्गत ही वायरस ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीन टाइप के हैं, HTLV थर्ड, LAV और ARV2। जब ये लंबा वाला ऑप्शन आपको दिखे इस क्वेश्चन में तो आपको यही वाला सही करके आना है। बैक्टीरियम, फंगल स्पोर, पोलन ग्रेन, इनसे कोई एड्स से लेना देना नहीं है। तो विकल्प के तौर पे डी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आउटसाइड ऑफ लिविंग सेल द वायरस पार्टिकल को क्या कहते हैं। आउटसाइड ऑफ द सेल ऑफ द लिविंग सेल वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड विरियन कहा जाता है। क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। क्या कहते हैं, विरियन कहते हैं। जब किसी लिविंग सेल के बाहरी साइड में जो वायरस पार्टिकल पाए जाते हैं ऐसे पार्टिकल को विरियन कहा जाता है। कैप्सिड प्रोटीन का होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वायरस का ही प्रतिरूप है, लेकिन विकल्प के तौर पे जो बी विकल्प है ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह एक कंप्लीट वायरस होता है। एक क्या होता है, यह एक कंप्लीट वायरस होता है। न्यूक्लिक एसिड के साथ साथ यहाँ पे प्रोटीन भी देखने को मिल जाता है। तो कभी कभी ये भी कह सकते हैं कि कंप्लीट वायरस का फॉर्म क्या है। कंप्लीट वायरस का जो फॉर्म है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, विरियन में देखने को मिलता है, ठीक है। तो विकल्प के तौर पे ए वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी वायरॉन्स के मतलब क्या होता है वही रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा से अलग तरीके से पूछा गया है कि कैप्सिड ऑफ वायरस होगा क्या वायरॉइड, नहीं, ये नहीं होगा। कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, यही विकल्प इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ प्रोटीन भी देखने को मिलता है। और न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये वाला विकल्प नहीं होगा। क्या ये डेड वायरस हैं, नहीं, ये डेड वायरस नहीं होते हैं। तो विकल्प के तौर पे आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम ऑफ 5x174। तो ये सिर्फ आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आपको 5386 क्या याद रखना है, 5386 इतने बेस पेयर जो है 5x174 में पाए जाते हैं। 5x174 में ही देखने को मिलते हैं। तो यह क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इसी से रिलेटेड है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है। वायरस कंटेन करते हैं, वायरस में क्या क्या होता है, DNA वनली नहीं, DNA के साथ साथ प्रोटीन भी होते हैं। तो ये वाला विकल्प तो नहीं होगा। क्या वनली RNA, नहीं, ये नहीं होगा। क्या प्रोटीन वनली पाए जाते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। प्रोटीन के साथ साथ न्यूक्लिक एसिड भी मिलता है जिसे हम वायरस कंप्लीट फॉर्मेशन करता है। तो Which of the following statement is true? In a virus, protein coat is made up of capsomere. Virus can multiply in dead cell also. Virus have their own protein synthesizing system. Virus are made up of protein and nucleic acid. यहाँ पे चार विकल्प हैं, आपको बताना है कि इस विकल्प की अगर हम बात करें तो कौन सा विकल्प सबसे सही कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। वायरस कैन मल्टीप्लाई इन डेड सेल,
क्या वायरस मल्टीप्लाई कर सकता है डेड सेल में? नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है। वायरस हैव देयर ऑन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सिस्टम, ये भी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये सिंथेसाइज नहीं करता है। जब किसी बॉडी में अपने डीएनए को छोड़ता है, जब ये किसी अपनी बॉडी को डीएनए में छोड़ता है, तो ये डीएनए न्यू होस्ट सेल से, न्यू होस्ट सेल की राइबोसोम को कंट्रोल करता है, और उस राइबोसोम से क्या करता है, यह प्रोटीन का सिंथेसिस बनाता है। क्या बना करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, और उस प्रोटीन से ही कैप्सिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कैप्सिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यह प्रोटीन क्या होते हैं, कैप्सिड का बना होता है, और कैप्सिड के यूनिट को कैप्सोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो विकल्प है ये भी पूरी तरीके से सही नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी चौथा ऑप्शन है वायरस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड का, ये तो ऑप्शन सही है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विकल्प ए की तरफ चलेंगे तो प्रोटीन कोड इज मेड अप ऑफ, प्रोटीन कोड किसका बना होता है? कैप्सोमियर का बना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब ये क्वेश्चन पे आपको जवाब चुनना है तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, अगर ये ना होता तो आपको ये सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्ट की लैक न्यूक्लिक एसिड नोन एज प्रियन के नाम से जानते हैं। ये कई बार रिपीटेड है, तो बार बार एक ही चीज़ को बोलना ठीक है नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्ट के लिए यही आपका प्रियन से फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। हाइड्रोफोबिया इज कास्ड बाय, हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया ये तब होती है जब जब किसी को डॉग क्या करता है, काट लेता है, और उसके काटने से उनके अंदर जो रेबिस वायरस होते हैं जो पाया जाता है, वो क्या करता है, किसी बॉडी को, किसी बॉडी में जब पूरी तरीके से फैल जाता है, तो जिस व्यक्ति को होता है उसे पानी से भय लगने लगता है, पानी से डरने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफोबिया सिर्फ और सिर्फ वायरस के ही द्वारा होता है, बाकी बैक्टीरिया से नहीं, फंगस से नहीं, प्रोटोजोआ से नहीं। तो विकल्प जब हाइड्रोफोबिया पूछा जाए तो आपको वायरस ही करना है, क्योंकि उसी के द्वारा इन्फेक्शन से ये फैलता है। प्लांट वायरस किससे कहते हैं? प्लांट वायरस आपका कौन है? एक एग्जाम्पल बताइए। टीएमवी वायरस, टीएमवी वायरस प्लांट वायरस हैं। बाकी सभी के सभी कैसे वायरस हैं? एनिमल वायरस है। कैसे वायरस हैं? एनिमल वायरस हैं। कैसे वायरस हैं? एनिमल वायरस हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी, टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, चार ऑप्शन है, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए, नन ऑफ द अबव। चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनए कहते हैं। तो विकल्प में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ए और डी से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये तो रहा जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके वायरस से, वो आज हमने सब कुछ आपको करा दिए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसके आगे हम लोग बैक्टीरिया या क्लासिफिकेशन टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो उसको देखेंगे और समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।